लेकिन जाति जनगणना का मुद्दा है, ओबीसी महिला आरक्षण का मुद्दा है, छात्रवृत्ति का मुद्दा है, ओपीएस का मुद्दा है कि जो महिला आरक्षण कानून है उसमें एससी, एसटी और ओबीसी की हक और अधिकार और उनकी महिलाओं का हक और अधिकार सुनिश्चित किया जाए। जब तक आप हमारे वर्ग को स्कॉलरशिप आप नहीं देंगे, हमारा समर्थन दोनों ही पार्टियों को नहीं है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां लगातार अलग अलग समुदाय से वादे और दावे भी कर रही हैं। ऐसे में ओबीसी समुदाय हमारे साथ मौजूद है। कुछ लोग हैं ओबीसी वर्ग के, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकारें हैं, आगामी सरकार जिसके लिए वो वोटिंग करेंगे, तो क्या कुछ मांगे हैं आपकी और किस तरह से मांगों को आप इस बार रखेंगे? देखिए, पिछड़े वर्ग के बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ी आबादी जो है ओबीसी समाज की आती है, देश के अंदर 65% आबादी है। लेकिन जाति जनगणना का मुद्दा है, ओबीसी महिला आरक्षण का मुद्दा है, छात्रवृत्ति का मुद्दा है, ओपीएस का मुद्दा है, अति पिछड़ी जातियों का मुद्दा है और 65% हिस्सेदारी जो सामाजिक आर्थिक मिलनी चाहिए, इन सभी मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं। और किसानों का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, इस देश की सबसे बड़ी जो आबादी है उसमें सबसे बड़ी संख्या किसानों की है, वो ओबीसी समाज की है। जनगणना की हम जो बात कर रहे हैं, 1871 से लेके लगातार जनगणना होती आई है। लास्ट सेंसस 2011 में हुई थी, जब सरकार यूपीए गवर्नमेंट की थी। आज 2021 के मुहाने पे हम लोग खड़े हुए हैं। सरकार ये बार बार ये बोल रही है कि हम जनगणना कराएंगे, लेकिन वर्तमान की सरकार ने केवल कोरोना के आड़ में और बजट का हवाला देते हुए जनगणना से अपना पल्ला झाड़ लिया है। और बिहार सरकार ने जनगणना कराई। आप समझ सकते हैं कि बिहार के अंदर तमाम सारी जातियों के, तमाम सारे वर्गों के, सामान्य वर्ग ही क्यों ना हो, उसमें एससी एसटी का वर्ग हो, हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हो, अति पिछड़े एमबीसी के भाई हो, सभी के आंकड़े सामने आए हैं। और आज बिहार सरकार के अंदर या साउथ के जितने भी स्टेट हैं, जहां जनगणना होती रही है, वहां पे उनको उनकी संख्या के अनुपात में हिदायत दी जाती रही है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिस पे वर्तमान सरकार से भविष्य की सरकार बनेगी न, उससे हमारी अपेक्षा रहेंगी कि जनगणना का मुद्दा जो पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी डिमांड रही है, उस पर एक बात होनी चाहिए। आज विपक्ष भरी उस बात को उठा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी अभी मतभेद बने हुए हैं। ओबीसी की जो आबादी बताई जाती है वो 65% बताई जा रही है। तो ऐसे में महिला आरक्षण को लेकर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। साथ ही जो हिस्सेदारी है 65%, उसको पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो सरकार महिला आरक्षण जो कानून लाने वाली है, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो महिला आरक्षण कानून है उसमें एससी, एसटी और ओबीसी की हक और अधिकार और उनकी महिलाओं का हक और अधिकार सुनिश्चित किया जाए। अगर वो कानून अगर पास होता है तो ओबीसी महासभा उसके समर्थन में, अगर वो कानून अगर बिना आरक्षण के प्रेरित करते हैं तो हम उसके साथ नहीं, हम उसका विरोध करेंगे। 65% आबादी की मांग को भी लेकर कई बार, आरक्षण को लेकर भी कई बार आंदोलन किया है। देखिए, इस देश का सबसे बड़ा संगठन जो ओबीसी की आवाज़ उठाता है, ओबीसी महासभा, निरंतर ओबीसी महासभा ओबीसी के हक और अधिकारों की, जाति की जनगणना की बात करती आई है। ओबीसी के उसके जाति के अनुपात में हिस्सेदारी की बात करती चली आई है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव के टाइम और अपने वोट के लालच में कहीं ना कहीं बात तो ओबीसी की करती हैं। आप ले लीजिए, वर्तमान में राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी जी बात ओबीसी के हक और अधिकार की बड़ी ज़ोर से चिल्लाते हैं, पर धरातल पर स्थिति आती है। चाहे मध्य प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को मात्र 4 टिकट दिए गए हैं, उससे कहीं ज़्यादा टिकट तो 11 टिकट भाजपा ने दिए गए हैं। तो मेरा यही कहना है कि धरातल पर जो स्थिति है, जाति का जनगणना है, बिहार में जाति का जनगणना हुई, मध्य प्रदेश अगर वो बात करते चले आ रहे हैं राहुल गांधी जी, तो उससे पहले उनकी सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थी जहां जाति की जनगणना नहीं हुई। आज उनकी सरकार तेलंगाना में है, तो वो तेलंगाना में जल्द, अगर उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है तो जल्द से जल्द जाति की जनगणना कराएं और उस मुद्दे को जो उठाते चले जा रहे, नहीं तो उनकी कथनी और करनी में अंतर है। ओबीसी वर्ग सब जानता है, हम आंखें बंद करके किसी को सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। और अगर हमारी मांगे जो पार्टी मानेगी, हम उसके साथ जाएंगे। ओबीसी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति को लेकर भी सवाल सामने आया है, तो उसको किस तरीके से मांगेंगे? सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार ओबीसी महासभा ओबीसी वर्ग के बच्चों का स्कॉलरशिप को जो मुद्दा है वो लगातार हम उठाते रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हमने भोपाल के अंदर भी इसको लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और उसमें भी हमने देखा था कि हमारे मेडिकल के जो हमारे छात्र हैं, जिनको स्कॉलरशिप पहले दी जाती थी, अब वो ख़त्म कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो आगे चल कर के जो नया भविष्य रचेगी,
नया भविष्य संवारेगी, वो उस पीढ़ी को ये ख़त्म करने का पूरा इन्होंने इंतजाम कर रखा है बीजेपी सरकार ने। कहीं ना कहीं इसमें हाथ कांग्रेस सरकार का भी मैं मानता हूँ, क्योंकि उसने इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश नहीं की, उसने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कभी नहीं की। वो भी चाहती है कि ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप ना मिले। हमारा बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही सरकारों से कहने का उद्देश्य है, और ओबीसी महासभा इस बात को कहती भी है कि अगर हमारे ओबीसी वर्ग को, चाहे वो नीट को लेकर के हो या किसी अन्य परीक्षाओं में हमारे वर्ग को स्कॉलरशिप की बात हो, जब तक आप हमारे वर्ग को स्कॉलरशिप आप नहीं देंगे, हमारा समर्थन दोनों ही पार्टियों को नहीं है। और भविष्य में हम लोग ओबीसी महासभा निश्चित मानिएगा, इस लोकसभा चुनाव हो चाहे भविष्य के चुनाव हो, हम इनका विरोध दर्ज करते रहेंगे। आप भी ओबीसी समुदाय से ही आते हैं, वर्ग से आते हैं, तो आपकी किस तरह से मांग है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का माहौल भी है? लोकसभा जो चुनाव है 2024 का, इसमें सभी जातियों का, जाति जो हिस्सेदारी है जातियों की, उसके अनुसार उनका हक मिल जाए, वही मुद्दा है मेन। जातीयता जनगणना है, ओपीएस है, जो कर्मचारियों की बहुत लंबे समय से मांग चल रही है। 2004 से एनपीएस का इन्होंने आगे वो कर दिया है, लागू किया है। उसमें बहुत कर्मचारियों को नुकसान हुआ है। जिनकी तनख्वाह 80-80 हज़ार थी, उनको पेंशन जो मिल रही है वो किसी को 1300, किसी को 2000, किसी को 1500, किसी को 500, जो कि वृद्धावस्था के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। उस पर अगर हम गौर करें तो जो पेंशन पे आदमी आता है वो बड़े सम्मान से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था, लेकिन सरकार के इस रवैये से ओपीएस को बंद करने के चक्कर में उसका जीवन है ना जो बिल्कुल गुमराह कर दिया है। तो ऐसी ये बहुत बड़ी समस्या है, पूरे देश में है, जो प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का ओपीएस का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको सभी कर्मचारी आज तक अपने स्तर पर मांग कर रहे हैं। उसकी राष्ट्रीय स्तर पर भी मांग हो रही है और प्रदेश स्तर पर भी मांग हो रही है। लोकसभा चुनाव में अब आपको वोटिंग भी करनी है, तो ऐसे में अब और क्या खास मुद्दा रहेगा ओबीसी वर्ग की तरफ से? देखिए, बिहार अपने आप में एक न्याय का क्षेत्र रहा है। वहाँ पे जब जनगणना होकर आई है तो वहाँ पर एक बड़ी संख्या एक अति पिछड़ी जातियों को निकल गई, 36.02%। आज भारत के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने जो इतनी बड़ी समाज है, इतना बड़ा वोट बैंक है, उसको राजनीतिक हिस्सेदारी देने में आज भी कहीं गंभीरता नहीं दिखाई है। भले ही वो अति पिछड़ी में आने वाली प्रजापति समाज हो, नामदेव समाज हो, रजक समाज हो, सेन समाज हो, विश्वकर्मा समाज हो, ऐसी कई सारी जातियाँ हैं, बाथम समाज हो। बिहार राज्य में सबसे स्पष्ट दिख रहा है कि वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर एमबीसी का आयोग बना हुआ है। हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर अंतिम व्यक्ति में जो बैठा हुआ उसको भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन पिछड़े वर्ग में ही जो गरीब तबका है, जैसे ईडब्ल्यूएस की हम बात करते हैं, भाई गरीब और अंतिम व्यक्ति के लिए सरकारें उस पर बात कर रही हैं। तो जब पिछड़े वर्ग के अंदर भी ऐसे भी तबका है जिनको ना कोई भागीदारी मिल पाई है, संख्या कम होने की वजह से उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, आज देश के अंदर ऐसे समाज की भी बात होनी चाहिए। भारत के अंदर 11 ऐसे राज्य जहाँ ऑलरेडी ये व्यवस्था लागू हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, और भी कई सारे राज्य हैं जहाँ पर आज भी ये डिमांड्स उठती रही है। बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकुर फार्मूला इसको कहते हैं, आज भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है कर्पूरी ठाकुर को। तो ये डिमांड उठनी चाहिए कि जब भारत सरकार ऐसे महापुरुष को मान रही है, भारत रत्न दे रही है, तो उन्होंने जो व्यवस्था बनाई थी उस समय पे, उस व्यवस्था को देश अंदर के लागू करना चाहिए। रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें स्पष्ट है कि उन्होंने ये स्टडी करी है कि गरीब तबका भी है, गांव में रहने वाला, मान लीजिए रजक समाज है, मान लीजिए सेन समाज है, विश्वकर्मा समाज है, नामदेव है, लखेरा, कड़ेरा, तमाम सारी ऐसी जातियाँ हैं जिनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। तो हमारा ये मुद्दा बहुत बड़ा है कि आज बहुसंख्यक समाज के साथ साथ में अल्पसंख्यक ओबीसी समाज को भी उनको न्याय मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव की अब वोटिंग भी करीब है, 7 मई को अब वोटिंग होगी, तो ऐसे में अब आखिरी क्या संदेश रहेगा आने वाली जो भी सरकार रहेगी उनके लिए ओबीसी वर्ग का? देखिए, 65% की आबादी सरकार बनाने में भी सक्षम है और सरकार बिगाड़ने में भी सक्षम है। हम अपनी मांगें निरंतर मांगते चले जा रहे हैं, जिस कारण कई बार हमारे युवा साथियों को जेल भी जाना पड़ता है। अभी भोपाल में आप इन्होंने बताया कि मेडिकल के छात्रों की जब आवाज़ उठाई तो हमें गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तारियों से तो ओबीसी महासभा का एक एक कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। और मैं इन पार्टियों को भी यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारे हक और अधिकारों से, ओबीसी वर्ग को हक और अधिकारों से वंचित रखा गया तो वो दिन दूर नहीं है कि ओबीसी महासभा खुद विकल्प के रूप में निकल के आएगी और इन्हें आईना दिखाने का काम हम लोग करेंगे।
तो ये थे ओबीसी वर्ग के कुछ लोग हमारे साथ। इन्होंने साफ तौर पर जो मांगें रखी हैं उसमें जातिगत जनगणना से लेकर अन्य मांगें हैं। तो ऐसे में जो अब आगामी सरकारें होंगी उन पर ये डिपेंड करता है कि इनकी कितनी मांगों को वो मानते हैं। फ़िलहाल अभी लोकसभा चुनाव का माहौल है, तो ऐसे में ओबीसी वर्ग चाहता है कि उनकी मांगों को माना जाए ताकि उनका वर्ग भी उन्नति करे। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।